क्या डोनाल्ड ट्रंप और मोदी की दोस्ती फिर से हो चुकी है? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी के सामने हार मान लिया है या फिर मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने हार मान लिया है? न जाने कितने ही ऐसे सवाल ग्लोबल मीडिया में गूंज रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने 50% से टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया है और मोदी ने इस बात की पुष्टि भी की है। तो आज के सेशन में हम देखेंगे, बात करेंगे और एक एक पॉइंट पे, एक एक आंकड़े पे, एक एक पॉलिसी पे डिटेल डिस्कशन करेंगे। और याद रखना, चीर फाड़ करके रख देंगे हर एक फैक्ट को, हर एक पॉइंट को। तो लेक्चर में अंत तक बने रहे बच्चों, क्योंकि एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप सभी के लिए। एग्जाम में पूछा जा सकता है, खासकर तब जब आप मेंस लिख रहे हो तब। ठीक है बच्चों, चलिए अब देख लेते हैं इंडिया यूएस ट्रेड डील, बैकग्राउंड और उसके जो असर है। अभी अभी हाल ही में एक खबर आई है, ये 2 दिन पहले ही की, काफी चर्चे में रही है खबर और धीरे धीरे भी चर्चे में ही है। तो मुझे लगा कि नहीं यार, इसकी डिटेल आप लोगों को बताना जरूरी है, क्योंकि काफी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज हैं जो अफवाह फैला रही हैं कि देखा, मोदी को झुकना ही पड़ा, वो डोनाल्ड ट्रंप है। कई लोग बोल रहे हैं कि आखिरकार मोदी ने ट्रंप को झुका ही दिया, 50% से टैरिफ लेकर के आया ही 18% पे। अरे भैया, ऐसा कुछ नहीं है, समझिए। ना मोदी पॉलिसी बनाता है, ना डोनाल्ड ट्रंप पॉलिसी बनाता है। पॉलिसी एक्सपर्ट्स बनाते हैं, जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, जिनको इकोनॉमिक्स की नॉलेज है, इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट बनाते हैं। और उधर भी इधर भी, यूएसए में भी और भारत में भी, दोनों मिल करके बनाते हैं पॉलिसीज। यहाँ पे ना डोनाल्ड ट्रंप का रोल है पॉलिसी बनाने में और ना ही मोदी का है। ये लोग तो सामने आके खाली बात करते हैं, समझिए इस बात को। और जब भी एक्सपर्ट्स पॉलिसी बनाते हैं ना, तो अपनी अपनी अर्थव्यवस्थाओं को ध्यान में रखकर ही बनाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि फरवरी में जो अभी एक न्यूज आई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 50% से घटाकर टैरिफ को कर दिया है कितना, 18%। क्लियर पॉइंट, आप लोग देखना, ये कोई एकदम की बात नहीं है, अचानक से बात नहीं है। 5-6 महीने से जो ट्रेड टेंशन चल रही थी यूएस और इंडिया के बीच में, उसी का एक नतीजा आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। और इंडिया उन बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत ही ज्यादा खराब स्थिति वाली इकोनॉमी थी, जिसपे यूएस ने 50% का टैरिफ लगाया था। यानी कि यूएस की इकोनॉमी ने बहुत ज्यादा एक करारा चोट पहुंचाया था भारत की इकोनॉमी को। चाहे हम बच्चों जितना भी बोल लें कि नहीं हम झुकेंगे नहीं, नहीं हमको झुकना नहीं है, अरे यार आपको झुकाना कौन चाहता है? सामने वाला बंदा आपसे ट्रेड करना चाहता है और आप यहाँ पे दोस्ती निभा रहे हो रशिया के साथ। आप दोस्ती निभाओ, नो डाउट, लेकिन अपनी अर्थव्यवस्था को भी तो देख लो। कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे मैं ही हूं या कोई भी इंसान है, हम जॉब ना चाहते हुए भी अपने परिवार के लिए जॉब करते हैं ना। वहां पे बॉस चाहे जितना भी हम लोगों को सुना दे, अरे ये काम क्यों नहीं हुआ, वो कैसे नहीं हुआ, ऐसा सुना दे, ठीक है हम सुन लेते भैया, क्यों? हमारे पीछे हमारा पूरा परिवार है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी का फायदा देखा जाएगा, ना कि ईगो एटीट्यूड देखा जाता है। समझिए इस बात को। तो यहाँ पे 50% का टैरिफ ना जो लगाया गया था, उस टाइम मीडिया में आप लोग देखते मोदी है झुकेगा नहीं, ट्रंप है हारेगा नहीं, ऐसा नहीं होता है। याद रखिए, एक प्रॉपर सोच समझ के डिबेट डिस्कशन के बाद ये सारे फैसले लिए जाते हैं। अभी देखिए, इसी वजह से काफी ज्यादा ये मुद्दा लहराया हुआ है। अब देखिए, मैं आपको एक एक पॉइंट दिखाऊंगा बच्चों, एक एक पॉइंट पे मैं आप लोगों को ओपन कर करके दिखाऊंगा, ताकि आप लोगों की जो गलत फहमियां है ना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आप लोग बाहर निकल के चीजों को देखिए। देखिए बच्चों, यूएस क्यों नाराज था और यूएस ने क्यों हमारे ऊपर 50% का टैरिफ लगाया था? क्योंकि यूएस ने जब पूरा अपना लेखा जोखा देखा, तो यूएस को क्या समझ में आया, ध्यान देखिएगा। दोनों देशों के बीच में 129.2 बिलियन का ट्रेड होता था, यानी कि ओवरऑल, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों मिलाकर के कितना होता था, तो 129.2 बिलियन का ट्रेड होता था। और ये आंकड़ा 2024 का है, जिसमें से भारत एक्सपोर्ट ज्यादा करता था, इंपोर्ट कम करता था। देखिए, यानी कि भारत कितना एक्सपोर्ट करता था, तो 87.4 बिलियन एक्सपोर्ट करता था और 41.8 बिलियन इंपोर्ट करता था। यानी कि हम लोग बेचते ज्यादा थे यूएस को और यूएस से खरीदते ज्यादा थे। इस वजह से यूएस को 45.7 बिलियन डॉलर का घाटा होता था। 45.7 बिलियन डॉलर का घाटा होता था। अब डोनाल्ड ट्रंप का ये शुरू से ही कहना है कि भैया आप रशिया से थोड़ा सा कम कर दो यार, और हमारे साथ थोड़ा सा तेल ज्यादा खरीद लो, क्योंकि यार हम आपको इतना सारा सामान दे रहे हैं यार, इतना सारा सामान हम आपसे खरीद रहे हैं, आपकी इकोनॉमी का इतना ज्यादा फायदा करा रहे हैं, और आप हमारा 45.7 बिलियन डॉलर का घाटा करवा रहे हो। आप समझो सर, इंडिया, मोदी जी आप समझो, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आपको तेल की जरूरत नहीं है, आपको तेल की जरूरत है तो थोड़ा हमसे खरीद लो।
सीधी सी बात है यार, हमसे थोड़ा खरीद लो, और नहीं खरीदोगे तो ठीक है भैया, हम भी आपसे नहीं खरीदेंगे, हम भी नहीं खरीद रहे, हम भी अपना टैरिफ लगा के अपनी चीजें, आपकी चीजें अपने देश में महंगा कर देंगे। यही तो डोनाल्ड ट्रंप ने किया था, चीजें महंगी कर दी थी 50% टैरिफ लगा करके, और यही पूरा मुद्दा रहा है। ना यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप हारे हैं, ना ही मोदी जीते हैं, और ना ही डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं और मोदी हारे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी को ध्यान में रख करके ये फैसला लिया गया है। ठीक है बच्चों, चलिए, तो डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्रेड डेफिसिट था, घाटा, देखो बच्चों डेफिसिट का मतलब क्या होता है, डेफिसिट का मतलब क्या होता है, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द डेफिसिट, जब भी हम लोग डेफिसिट की बात करते हैं, इसका मतलब हम लोग घाटा की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब घाटा। जब हम लोग सरप्लस की बात करते हैं ना, सरप्लस, तो इसका मतलब क्या होता है, अधिशेष। तो आप यहां पे क्या देखोगे कि भारत का जो ट्रेड है ना, वो अधिशेष में है। अधिशेष का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा में है, यानी कि हमारे पास पैसा यूएस से ज्यादा आ रहा है, और घाटा किसका जा रहा है, यूएस का घाटा जा रहा है। आप यहां पे देखोगे, क्लियर पॉइंट। तो भारत का जो ट्रेड है वो सरप्लस में है, अधिशेष में है, और यूएस का डेफिसिट में है, घाटा आपको देखोगे। तो डोनाल्ड ट्रंप का यहां पे ये कहना है कि भैया हमारा जो ट्रेड है ना, इम्बैलेंस है, मैं आप लोगों से ज्यादा खरीद रहा हूं और आप हमसे कम खरीद रहे हो, वही सामान किसी और से खरीद रहे हो। दूसरा, आप लोग यहां पे देख रहे हो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला, यूएस ने, कि भैया हम आपको ज्यादा सामान क्यों नहीं बेच पा रहे हैं, क्योंकि आपने रुकावटें, बैरियर लगा रखा है आपकी इकोनॉमी में। और बैरियर कैसे, आपने टैक्स बहुत हाई लगा रखे हैं यूएस के सारे सामानों पे। तो सर आप थोड़ा टैक्स हटा दोगे, कम कर दोगे, तो हमारा सामान भी अब आपके भारतीय अर्थव्यवस्था में जाकर के बिकने लग जाएगा। यानी कि मार्केट एक्सेस बहुत ही कम छोड़ा है सर आपने। उसके बाद आप यहां पे देखोगे कि ऑब्जेक्टिव क्या है, ये पूरा का पूरा जो टैक्स लगाया था 50% का, ऑब्जेक्टिव क्या था, ये यूएस का चाहता था, यूएस की इंडिया क्या करे, इंपोर्ट करे, ज्यादा से ज्यादा सामान यूएस से इंपोर्ट करे। और जो इंडिया का और यूएस का जो बायलेटरल ट्रेड है ना, ठीक है, उसमें बेशक टफ नेगोशिएशंस हुई हैं, लेकिन आज एक अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिल रहा है। ये पूरा यूएस ने जितना भी फोर्स लगाया है, प्रेशर डाला है, 50% टैरिफ लगा के, एक ही मुद्दा था, एक ही पॉइंट था कि यूएस से थोड़ा बहुत आप लोग सामान ज्यादा खरीदना शुरू कर दो। और जो कि भारत ने बोला कि ठीक है सर, हम खरीदना शुरू कर देंगे। चलिए देखिए, यूएस का गुस्सा जायज कहां था, थोड़ा और देख लेते हैं। हम अगस्त 2025 की बात कर लेते हैं ना, अगस्त 2025 की बात कर लेते हैं। तो यूएस ने 50% का टैरिफ लगाया हमारे भारतीय सामान के ऊपर, क्लियर पॉइंट। तो इंडिया का नुकसान कितना हुआ ये भी देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है ना, वो कम हो गया, एक्सपोर्ट, ठीक है, कम हो गया, यानी इंडिया का जो, भारत का जो निर्यात है ना, वो कम हो गया, क्योंकि यूएस में सामान हमारा महंगा हो गया टैरिफ लगाने से। तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है ना, यानी कि जो इंडिया का निर्यात है, वो कितना कम हो गया, ठीक है, 6.86 बिलियन डॉलर अगस्त में। उसके बाद 6.30 बिलियन डॉलर अक्टूबर में। आप सोच के देखो कितना नुकसान हो रहा है भारत का। और ये जो कमी आ रही है ना सामान बिकने में, ये 3 सेक्टर से आ रही है। कौन सा, गारमेंट्स यानी कि कपड़ा लत्ता, फुटवेयर यानी कि चप्पल जूते, उसके बाद स्पोर्ट्स गुड यानी कि जो खेल खेल में काम आने वाले सामान। अब ये तीनों ही सेक्टर वो हैं जो कि लेबर इंटेंसिव है, यानी कि श्रम गहन है। श्रम गहन है, श्रम गहन का मतलब क्या होता है, जहां पे बहुत ज्यादा मजदूर लगे होते हैं, श्रम बहुत ज्यादा लगे रहते हैं। यानी कि ये लोग क्या हो रहे हैं, बेरोजगार हो रहे हैं भाई साहब। ये लोग क्या हो रहे हैं, तो ये लोग बेरोजगार हो रहे हैं। और क्यों बेरोजगार हो रहे हैं, क्योंकि ये, पहले देखिए 10 यूनिट कपड़ा जाता था, अब एक्सपोर्ट, जो टैरिफ ज्यादा लगने की वजह से एक्सपोर्ट कम हो गया, अब सिर्फ 2 यूनिट कपड़ा जा रहा है। तो 8 यूनिट के लिए फैक्ट्रियां बंद होंगी, बंद होंगी तो मजदूर कहां जाएंगे, बेरोजगार होंगे। वैसे ही बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। उसके बाद अब नवंबर 2025 की बात कर लेते हैं। एक अच्छी खबर थी कि 22% का हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा था, यानी कि हमने 22% ज्यादा एक्सपोर्ट किया था। लेकिन किस मामले में, याद रखना, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में, इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में। अरे यार, इलेक्ट्रॉनिक्स तो मशीनों का काम है, यानी कि वो तो मशीन से इलेक्ट्रॉनिक्स बनती है, लेबर थोड़ी है। इनमें अगर बढ़ोतरी हो इनके एक्सपोर्ट में, तो यहां पे एक्सपोर्ट यानी कि सेल ज्यादा हो रही है, तो प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे, प्रोडक्शन ज्यादा तो मजदूर ज्यादा लगेंगे, तो नौकरियां ज्यादा मिलेंगी, यानी कि एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी, रोजगार ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन यहां तो हो ही नहीं रहा है। यहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर एक्सपोर्ट हो भी गया है तो नो डाउट पैसा आएगा, इट्स ओके, लेकिन नौकरियां नहीं मिल रही है ना लोगों को भाई साहब। तो इंडिया का टेंशन जायज है कि भाई हम अपनी अर्थव्यवस्था के लिए सोचेंगे, ना कि पूरी दुनिया के लिए सोचेंगे। अभी देखिए, इंडिया ने जो 50% का टैरिफ लगाया था यूएस ने, उसके खिलाफ क्या एक्शन लिए थे। इंडिया ने कोई रिटेलिएशन नहीं किया। रिटेलिएशन का मतलब कोई जवाब, उल्टा जवाब नहीं दिया, ठीक है, यानी कि बराबर का जवाब नहीं दिया है, याद रखना, नहीं दिया है। इंडिया ने क्या किया है भैया, यूएस की जो दिक्कत थी वो क्या थी, यूएस की दिक्कत थी कि भारत इंपोर्ट नहीं कर रहा है
आयात नहीं कर रहा अमेरिका से, ठीक है ना, इंपोर्ट बढ़ाना शुरू कर दो। तो इससे क्या हो गया, इससे ये हो गया कि यूएस का हम आयात करने लगे तो हमारा पैसा यूएस के पास जाने लग गया। तो जो ट्रेड डेफिसिट, घाटा हो रहा था यूएस का, वो अपने आप ही कम होने लग गया। ठीक है बच्चों, तो ये आप देखो कि क्या होने लगा, इससे रिजल्ट क्या हुआ, ट्रेड सरप्लस रिड्यूस हो गया, यानी कि भारत का ट्रेड सरप्लस रिड्यूस हो गया, यानी कि भारत के पास जो अधिशेष एक्स्ट्रा पैसा आता था वो थोड़ा कम हुआ। अब देखो यहाँ पे कितना, 3.17 बिलियन का अप्रैल में, 3.17 बिलियन का अप्रैल में क्या होता था भाई साहब, घाटा हो जाता था, हम यूएस घाटा हो जाता, घाटा था। अब वो कम हो गया, 1.73 बिलियन का नवंबर तक हो गया। तो आप देखो भारत, यूएस का जो घाटा था वो कम हो रहा है, ये और यही भारत कर रहा है, क्योंकि भाई चाहता तो भारत के नहीं यार, हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि अर्थव्यवस्था अगर डूबती है ना तो आम लोगों का नुकसान हो जाता है, आम लोगों की बेरोजगारियां बढ़ जाती हैं, आम लोग त्राही त्राही करने लग जाते हैं, और यहाँ पे आम लोगों को परेशान नहीं करना। और सेम यूएस में भी भाई है ना, खैर यूएस तो डेवलप नेशन है, अपने आप को संभाल भी लेगा, दिक्कत यहाँ पे भारत की आ जाएगी। ठीक है, अब आप देखोगे कि यूएस में जो इंपोर्ट है, आयात है, वो कितना बढ़ गया। तो अगस्त में 3.60 बिलियन डॉलर का था, और कितना ये अक्टूबर में 4.84 बिलियन का आप लोग देखोगे। क्लियर पॉइंट, यूएस में इंपोर्ट जो है बढ़ गया, क्लियर पॉइंट याद रखना कि अगस्त में 3.60 बिलियन, और उसके बाद देखो 4.84 बिलियन अक्टूबर में बढ़ गया। तो ये हम लोगों ने काम किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम यूएस को खुश करना चाहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप को खुश करना चाहते हैं, हम अपनी अर्थव्यवस्था को देख रहे हैं। और काफी भाई लोग ये पूरा देखने के बाद, पता है कमेंट में कई बार आ जाता है, ठीक है अंधभक्तों का चैनल है, यह अंधभक्तों का चैनल नहीं है यार, ठीक है, एक एक आंकड़ा मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग चीजों को समझिए। अर्थव्यवस्था इसलिए जरूरी है, जब पेट में भूख लगती है ना, जब नौकरी नहीं होती है ना, तो आप लोग तब सोचते हो कि नहीं यार अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा जरूरी है, बजाय ईगो एटीट्यूड के। हम लोग जितना मर्जी बोल देते हैं ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जब भूख लगती है और पीछे हमारे परिवार के निराश आंखें देखते हैं ना, तब हमको समझ में आता है कि नहीं यार, इकोनॉमी जरूरी है, अर्थव्यवस्था जरूरी है, रोटी जरूरी है, उसके बाद बाकी चीजें हम लोग देख लेंगे। भाई पेट में भूख लगती है ना, तो तब पता चलता है कि पढ़ाई करने में भी मन नहीं लगता है, सामने कितना भी बढ़िया नजारा क्यों ना हो, देखने का मन नहीं करता है। याद रखना, इकोनॉमी जरूरी है, रोजी रोटी जरूरी है, उसके बाद बाकी चीजें आती हैं। रोटी कपड़ा मकान, इन तीनों में भी सबसे जरूरी है रोटी, और रोटी पैसा कमाने से आती है। पैसा तब आता है जब हमारी अर्थव्यवस्था काफी ज्यादा मजबूत हो। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे ना आ जाएं और कोई भी कमेंट में ये ना लिखे कि भाई साहब अंधभक्तों का चैनल है, मोदी भक्त हो गया, ऐसा नहीं है। मैं एक शिक्षक हूं और मेरा काम है आप लोगों को विश्लेषण बताना, विश्लेषण दिखाना, कि भैया एक चीर फाड़ करके बता दूं कि हाँ भैया ये टॉपिक है, आप लोग समझ लो अपने आप ही। ठीक है, अब देखिए यूएस का मैंने आप लोग बता दिया कि किस तरीके से भारत ने कोशिश किया इस चीजों को संभालने का। अब देखिए एनर्जी रिबैलेंसिंग की बात कर लेते हैं, यानी कि हम तेल वगैरह की बात कर लेते हैं। तो तेल वगैरह में भी भारत ने एक गलती की थी बहुत पहले, ठीक है, वो क्या गलती की थी, भारत ने ना एक ही देश पे भरोसा कर लिया था, रशिया रशिया रशिया, रशिया से ज्यादा तेल खरीदो, रशिया से ज्यादा तेल खरीदो। अरे यार ये भी तो सोचो, अगर रशिया पे सैंक्शंस लग गए तो रशिया ही डूब गया तो क्या करोगे। तो आपकी रशिया के डूबने की वजह से आप कि खुद की अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था भी तो डूबेगी ना। ये तो सोचने वाली बात है। तो यहाँ पे एक ही सोर्स पे आप कैसे डिपेंड रह सकते हो, नहीं रह सकते। तो यहाँ पे क्या किया अमेरिका ने, देखो रशिया पे सैंक्शन लगा दिया, अमेरिका ने रशिया पे सैंक्शन लगा दिया, और हम लोग यूएस से सामान तेल खरीद नहीं रहे हैं, और रशिया से तेल खरीद रहे हैं, लेकिन रशिया पे सैंक्शन लग गया है। अब भैया जिस पे सैंक्शन लग गया है उससे हम खरीद नहीं सकते, और जिससे मिल रहा है उससे खरीदना नहीं चाहते, तो भैया अर्थव्यवस्था तो हमारी डूबेगी ना, नौकरियां तो हमारी जाएंगी ना। तो यहाँ पे क्या किया भारत ने, थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश की है। भारत ने बोला है कि नहीं भाई हम डाइवर्सिफाई करेंगे, यानी कि अलग अलग जगहों से तेल खरीदेंगे। और यहाँ पे आप देखोगे कि अमेरिका से तेल खरीदना थोड़ा ज्यादा कर दिया है। पहले 4.43% तेल अमेरिका से आता था, अब 7.48% तेल कहां को आएगा, अमेरिका से आएगा। यानी कि थोड़ा 3-3.5% के आसपास हम लोगों ने तेल ज्यादा खरीदना शुरू कर दिया है। और रशिया से हम लोग 37.88% खरीदते थे, अब हम लोग 32.18% खरीदेंगे, यानी 32.18% तेल खरीदेंगे, यानी रशिया से थोड़ा कम खरीदना शुरू कर दिया है, और हमने यूएस में थोड़ा ज्यादा खरीदना शुरू कर दिया। मैं कहीं पे पढ़ रहा था कि कुछ भाई लोग कमेंट कर रहे थे, मीम्स वगैरह बना रहे थे कि देखा आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप की बात माननी ही पड़ी, इंडिया ने रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया। नहीं बंद किया है यार, 2-4% कम कर दिया और 2-4% यूएस को बढ़ा दिया है, यही किया है। थोड़ा लॉजिकल चीजों को सोचने की कोशिश कीजिए आप सब लोग, आप लोग विद्यार्थी हो, भारत का भविष्य आप लोगों के हाथ में है, और आप लोगों को आंकड़ों पे चलना चाहिए, ना कि जो अटरम पटरम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ये मीम वीम पे जाना चाहिए। समझिए आप लोग इस बात को, ठीक है। अब इस डील के बाद जो है यूएस भारत का 5वां लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर बन गया, यानी कि 5वें नंबर पे आने लग गया है अमेरिका,
भारत को कच्चा तेल सप्लाई करने में, और दूसरे नंबर पे आ गया है एलएनजी सप्लाई करने में, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ठीक है, अभी कुछ दिन 10-12 दिन पहले यूएई के साथ जो डील किया था भारत ने, उसमें यूएई सेकंड रैंक पर आ चुका था एलएनजी के सप्लाई में। एलएनजी का मतलब क्या होता है? लिक्विफाइड नेचुरल गैस। और अभी अमेरिका के साथ डील हुआ है तो जाहिर सी बात है भैया, अब अमेरिका टॉप पे आ गया है। ठीक है, यानी सेकंड रैंक पे अमेरिका आ गया है। और आप देखोगे कि ये तो एलएनजी की बात कर रहे हैं भाई साहब, एलएनजी की बात कर रहे हैं। अब हम थोड़ा एलपीजी की भी बात कर लेंगे। ठीक है, एलपीजी की भी बात कर लेंगे। अभी एलपीजी के मामले में यूएस और भारत के बीच में 1 साल का एक एग्रीमेंट हुआ है कि 2.2 मिलियन टन का इंपोर्ट भारत करेगा एलपीजी का, लिक्विफाइड नेचुरल गैस का। कहां से? तो यूएस के साथ से। अब ये एक बहुत बड़ी बात है कि जितना भी एलपीजी का इंपोर्ट करता है ना भारत, जितना भी एलपीजी का इंपोर्ट भारत करता है उसका 10% अकेला अब यूएस से आएगा। क्लियर पॉइंट याद रखना। उसके बाद इंडिया ने ओपन कर दिया है न्यूक्लियर सेक्टर फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी कि न्यूक्लियर सेक्टर का मतलब क्या है? न्यूक्लियर एनर्जी बनाना, यानी कि आप लोग देखोगे बिजली बनाते हैं ना हम लोग यूरेनियम थोरियम से, तो पॉल्यूशन बहुत ज्यादा कम होता है और बहुत ही कम यूरेनियम में बहुत ज्यादा बिजली बन जाती है, यानी कि बिजली सस्ती भी बनेगी और प्रदूषण भी नहीं होगा। तो इसमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो भारत ने फॉरेन कंट्रीज के लिए खोल दिया है कि भैया आप लोग आओ भारत में इन्वेस्टमेंट करो। ये भी आप लोगों को एक देखने के लिए मिलेगा। अब कंपनियां भारत में आएंगी, इन्वेस्टमेंट करेंगी, तो नौकरियां तो हमारी बढ़ेंगी ना भाई साहब। आप यहां पे देखोगे, और किस तरीके के न्यूक्लियर प्लांट आप लगा सकते हो? लार्ज न्यूक्लियर प्लांट लगा सकते हो और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स लगा सकते हो, यानी बड़े छोटे प्लांट आप लगा सकते हो। उसके बाद आप डोमेस्टिक में, ये तो चलो बाहर से रिलेशन में हम लोग जो भी डिसीजन ले रहे हैं, अब अपने देश के अंदर क्या डिसीजन लिया है अपनी अर्थव्यवस्था को लेकर के, जरा ये देख लेते हैं। देखिए, हमारे देश का एक पॉइंट था कि हमारा कैपिटल आउटफ्लो बहुत ज्यादा था, यानी कि पूंजी का बाहर जाना, यानी कि भारत की पूंजी का बाहर जाना, यानी कि विदेश जाना। ठीक है, बहुत ज्यादा जाने लग गया था, और एमएसएमई का बहुत ज्यादा नुकसान होने लगा था। एमएसएमई का मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम वर्गीय जो उद्योग हैं, उनसे पैसा बहुत ज्यादा जाने लग गया था, क्योंकि भारत की जो ट्रेड पॉलिसी है ना, बहुत सख्त है, बहुत ही ज्यादा सख्त। हम क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हमारे पास 25 लाइसेंस है, 25 के 25 लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा उत्पादन करने से पहले। अरे यार, इंसान वैसे ही मर जाएगा, छोड़ो ना इन सब चीजों को। तो यहाँ पे क्या किया भारत ने कि नहीं भैया, जो आप क्वालिटी कंट्रोल का जो ऑर्डर है ना, ये भारत ने बोला कि नहीं, अब क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर कोई हम लोग रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि घटिया सामान बनना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब यह कि क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए ना 3-4 प्रोसेस से चेकिंग को गुजारो, उसके बाद ये माल भेजो चेकिंग करवाने के लिए, फिर माल आएगा, मतलब बहुत एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता था। अब एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होगा तो उस पैसे का इस्तेमाल ये लोग और क्वालिटी को इंप्रूव करने में लगाएंगे, यानी कि अनावश्यक खर्चा है, याद रखना। अरे यार, मैगी टेस्टी बनी है, और वो बंदा मैगी टेस्टी बनाता है मुझे पता है, और मैं बोल रहा नहीं टेस्ट करने के लिए मैं 4 रुपए एक्स्ट्रा लूंगा, तो भैया मत टेस्ट करा। वही भारत ने यहां बोला मत टेस्ट कराओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका खर्चा ज्यादा बढ़ रहा है। अब इससे क्या होगा? ज्यादा ज्यादा सामान बनेगा और ज्यादा ज्यादा एक्सपोर्ट भी होगा, तो यहाँ पे पैसा आएगा, आउटफ्लो की बजाय इनफ्लो होगा। उसके बाद कॉटन इंडस्ट्री से 11% का जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो भी भारत ने हटा दिया है, ताकि कॉटन इंडस्ट्री का काफी ज्यादा ग्रोथ हो सके। उसके बाद भारत ने और डाइवर्सिफिकेशन किया है, यानी कि एक देश पे डिपेंड रहने से बजाय अलग अलग देशों के साथ अपना समझौता शुरू कर दिया भारत ने। जैसे कि न्यूजीलैंड, ओमान के साथ इसने डील शुरू कर दिया है बात करना। यूरोपियन यूनियन, जीसीसी का मतलब क्या होता है? गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, 6 देशों का एक ग्रुप है, ये तेल सप्लाई करता है भारत को। अभी मीटिंग चल ही रही है, जीसीसी की मीटिंग चल ही रही है, याद रखना। हम लोगों ने बातचीत करने शुरू कर दी है। यूरोपियन यूनियन के 2 लीडर आए थे अभी 26 जनवरी को, आप लोगों ने देखा होगा, इनके साथ भी अच्छी खासी डील हो रही है। और उसके बाद आप देखो ईएईयू, यानी कि इन लोगों के साथ भी हमारी डील चल रही है। यानी कि ओवरऑल आप देखते हो ना, तो एक इंडिया लग चुका है अलग अलग सोर्सेज ढूंढने में, एनर्जी के लिए अलग अलग सोर्सेज ढूंढने में, मार्केट के लिए भी, हमारा सामान उनको बेचे भी और उनसे हम सामान खरीदे भी। एक देश पे डिपेंड रहने का मतलब, अगर वो देश डूबा तो भैया सब कुछ डूब गया। क्लियर पॉइंट। तो एक देश पे ओवर डिपेंडेंसी को भारत ने खत्म करने का यहां पे फैसला किया था। अब देखो इस डील का सिग्निफिकेंस क्या है, यानी कि ये डील क्यों इंपॉर्टेंट है। तो लोग बोल रहे हैं कि भैया भारत हार गया, भारत नहीं हारा, क्योंकि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि मैं तेरे देश में फ्री में सामान बेचूंगा, तू टैक्स मत लगाना, तू मेरे देश में फ्री में सामान बेच देना, मैं टैक्स नहीं लगाऊंगा। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो ये बिल्कुल भी नहीं है। बहुत बातचीत अभी चल रही है, नेगोशिएशंस अभी हो रही है, बातचीत अभी की जा रही है। अब इसका एडवांटेज क्या मिलेगा, किसको मिलेगा, ध्यान से सुनिए। ठीक है, इंडिया जो है अभी फेस कर रहा है, क्या फेस कर रहा है? लोवेस्ट यूएस टैरिफ इन एशिया। अभी बातचीत हुई है तभी तो ये फैसला हुआ है ना, 18% का। भाई एशिया में सबसे सबसे कम टैरिफ यूएस का
इंडिया पर ही है, यानी कि इंडिया अब सामान इजीली बेच सकता है भारत में, बेनिफिट हो रहा है। अभी इंडिया का एक शिफ्ट डाउन दिखेगा आप लोगों को, शिफ्ट होना। इंडिया की जो पॉलिसीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुआ करती थी, लेकिन अब पॉलिसीज फ्लेक्सिबल हो गई है कि ठीक है यार, आप क्वालिटी पर कंट्रोल मत करो, आप 50 लाइसेंस लेने की बजाय 2 लाइसेंस लेके अपना काम शुरू कर दो, प्रोडक्शन होगा तो ही तो भैया एक्सपोर्ट होगा ना। तो यहां पे भारत का ओवरऑल चीज आप लोगों को नजर आएगी कि भारत एक बहुत ही समझदारी के साथ आगे बढ़ रहा है अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर, आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, और इसी तरीके से और भी बेहतरीन लेक्चर्स मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।